नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश वसी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, जैसे सीपीओ का एग्जाम होना है, सीजीएल का एग्जाम होना है, सीएचएसएल का एग्जाम होना है, उन सभी के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस सेशन में। और अब आप आगे आपको ये इकोनॉमिक्स का सेशन मिलता रहेगा। सेशन कैसा लग रहा है आपको, ये भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। तो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही जून से एग्जामिनेशन आपके फिर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगेन 4 जून के बाद चुनाव वाला जो माहौल है वो तो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन फिर से जैसे चल रहे थे वैसे ही शुरू हो जाएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइमर आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आगे जवाब मैं दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके लिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात यहां पर किसकी हो रही है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर हो रही है, ध्यान रखिएगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। मैंने बताया जल्दी से 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, देन मैं इसके बारे में आपको बताता हूं फटाफट। डिसगाइज्ड को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको छिपी बेरोजगारी या इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। टाइम अप हो चुका है और इसका सही आंसर जो दोस्तों है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। रूरल एरियाज यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करते हैं यहाँ पर। सुनिएगा बहुत अच्छे से, छिपी बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी का मतलब यह है, मान लीजिए एक कोई ए नाम से फैक्ट्री है, ए नाम से कोई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 100 शूज बनते हैं, 100 जूते बनते हैं और ये जूते 10 लोग मिलकर के बनाते हैं। 10 पर्सन्स हैं जो इन जूतों का निर्माण करते हैं। अब इस 10 पर्सन में 2 लोगों को हटा दिया गया, 2 लोगों को निकाल दिया गया, ये विड्रॉ कर लिए गए। अब लोग बचे हैं 8, लेकिन फिर भी 100 जूतों का निर्माण जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये 2 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर एम्प्लॉयड थे। ये थी छिपी हुई बेरोजगारी और इन व्यक्तियों को कहा जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ध्यान रखिएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं, गांव में एक घर में सभी लोग कृषि में लगे होते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति वो कृषि छोड़ करके शहर में आकर के कमाई करने लग जाए तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर इन 2 व्यक्तियों के हटने से 100 जूतों की जगह 90 जूतों का ही निर्माण हो पाता तो याद रखिएगा फिर इन 2 पर्सन्स को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। फिर यानी कि इनका जो रोजगार था सही रोजगार था। तो यानी कि प्रोडक्शन पे फर्क ना पड़े और व्यक्तियों को हटा दीजिए, देन वो जो व्यक्ति जो हटेंगे उनको ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और इस पूरी स्थिति को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो कई प्रकार की बेरोजगारी होती है जिसमें डिसगाइज्ड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड बैंक। इनमें से एक को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। जल्दी से 10 सेकंड में आंसर करिए, देन इस पर डिस्कशन करते हैं। तो इनमें से किसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है? जल्दी से। वर्ल्ड बैंक तो आपने सुना ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस नाम की संस्था का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी। इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक संस्था एस्टैब्लिश हुई थी, आईएमएफ एस्टैब्लिश हुआ था, और एक और संस्था एस्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था आईबीआरडी, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आता है। तो आईबीआरडी को भी क्या माना जाता है? वर्ल्ड बैंक माना जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का पार्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट
एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आईबीआरडी। अब याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया आईबीआरडी। अब इसके बाद और सुन लीजिएगा आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर यहाँ पर आता है आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर आता है आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और लास्ट में आता है मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के बनता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लो या आईबीआरडी की बात कर लो, इनका हेडक्वार्टर जो उपस्थित है वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में उपलब्ध है। और इसके इस समय जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। ठीक है, ये बात भी आप सभी लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल। इनमें से कार्टेल का एग्जाम्पल कौन सा है। देखिए कार्टेल क्या होता है, कार्टेल भी एक तरीके का ग्रुप होता है, लेकिन वो ग्रुप इस उद्देश्य से फॉर्म हुआ है कि हमें एक जैसा मूल्य रखना है, एक जैसा प्राइस रखना है। तो विश्व में जितने भी देश जो ऑयल को एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं उनका एक ग्रुप है जो कार्टेल के तरीके से बिहेव करता है, जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि फुल फॉर्म पर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1960 में। ठीक है, बगदाद डिक्लेरेशन, इसके लिए इराक के बगदाद में, ठीक है, बगदाद डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और अभी एक नया ग्रुप उन देशों के साथ फॉर्म किया गया है, ठीक है, जो जैसे कि ओपेक प्लस एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ है जिसमें रशिया वगैरह भी शामिल की गई हैं, रशिया वगैरह भी, ठीक है, इनको शामिल किया गया है ओपेक प्लस के नाम से। और ओपेक की एक करंट अफेयर्स में आपको बता दूं, अभी हाल ही में एंगोला ने ओपेक को छोड़ने का निर्णय लिया है। एंगोला ये अफ्रीकन नेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने एंगोला को छोड़ने का, मतलब एंगोला ने ओपेक को छोड़ने का निर्णय अभी हाल ही में लिया था। यह है इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो दोस्तों अभी जो हमारे पास डेटा है वो वर्ष 2011 का डेटा है, सेंसस 2011। तो इस सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि जन्म दर सबसे कम किस राज्य की है। तो एक बात यहां पर दिमाग लगाइएगा, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो बच्चे ज़्यादा चाहते हैं या बच्चे कम चाहते हैं, हम दो हमारे दो। इवन शहरों में तो अब कल्चर आ गया है, हम दो हमारा एक। क्यों, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग इतने ही बच्चों को आज की डेट में पैदा करना चाहते हैं जिनका वो अच्छे से सही तरीके से पालन पोषण कर सके, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, शिक्षा वगैरह बहुत महंगी हो गई। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो है केरला। तो केरला इज द राइट ऑप्शन। सबसे जो लोवेस्ट बर्थ रेट भारत में है वो केरला का ही है, ध्यान रखिएगा। केरला पढ़ाई लिखाई में भी सबसे आगे है, नंबर 1 लिटरेट स्टेट है। और लिटरेसी में सबसे कम की बात करें तो किसकी है, बिहार की, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास्ड बाय गवर्नमेंट लिवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनमें से वो कौन सा उत्पाद है जिस पर जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर लागू होता है, अदरवाइज और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी अप्लाइड नहीं होता है। क्या लगता है भारत में जीएसटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो 1 जुलाई 2014 से जीएसटी को लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया है। भारत में जो जीएसटी लाया गया है वो कनाडा से लिया गया है और भारत के जीएसटी का नाम है डुअल जीएसटी मॉडल।
ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की श्रृंखला पर आधारित है। वन नेशन वन टैक्स, ये बात याद रखिएगा। और जीएसटी कैसा टैक्स है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, गंतव्य आधारित कर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, और किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर टोबैको। बाकी पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, नेचुरल गैस भी है और एविएशन टरबाइन फ्यूल भी है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, टोबैको है। जैसे सिगरेट वगैरह है, ठीक है, ये सब जीएसटी के दायरे में आते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन एम्स एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट टू प्रमोट। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की विधि से संबंधित है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों, भारत में 1960 वाला जो दशक था उसी में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करने की बात कही गई थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे भारत में, इनका नाम है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। और अगेन इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स ये है, इसी साल 2024 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन। और पहली जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो व्हीट क्रॉप से संबंधित थी, व्हीट क्रॉप। और दूसरी जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो राइस क्रॉप से संबंधित थी। तो व्हीट और राइस क्रॉप की बात यहां पर आती, ठीक है। तो अगेन इसका सही ऑप्शन है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास पर आधारित थी। समावेशी यानी कि सभी को समाहित करते हुए, ओवरऑल, ठीक है, एकजुट होकर के समाहित करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना, ये इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है इसे। देन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ द टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कर आधार में वृद्धि के अनुसार कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है। जब कर आधार में वृद्धि होती है, ठीक है, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज, कर की दर बढ़ा दी जाती है, एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस, जो टैक्स बेस का अमाउंट है वो बढ़ता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट, 10 सेकेंड का टाइम आपको देता हूं, टाइम अब भी हो चुका है। ये सभी प्रकार के टैक्स होते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स भी होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी होता है, रिग्रेसिव टैक्स भी होता है, डिग्रेसिव टैक्स भी होता है। और इसका सही ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे भारत में इसका एग्जांपल है दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव का मतलब है आपके प्रोग्रेस के साथ में, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं टैक्स ज्यादा दूंगा, मेरी इनकम और बढ़ेगी और ज्यादा टैक्स दूंगा, मेरी इनकम घट जाएगी तो मैं कम टैक्स दूंगा। तो टैक्स बेस के इंक्रीज होने से टैक्स रेट जो है वो बढ़ रही है। जैसे भारत में देखो, ठीक है, अगर अभी की बात करें तो 5 लाख तक जैसे कोई टैक्स नहीं है, नए रिजाइन के अकॉर्डिंग 0 से 3 है, 3 से 6 है। इस तरीके से आप देखोगे पहले 5%, फिर 10%, फिर 20%, फिर 30%, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स। अब इन चारों को बहुत अच्छे से जान लीजिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, फटाक से देख लीजिएगा। एक है रिग्रेसिव टैक्स और एक है डिग्रेसिव टैक्स। पहले इसको समझिए, देखिए टैक्स बेस ये है 1000, 2000, 3000, 4000। अब अगेन रिग्रेसिव टैक्स में आप देखिएगा क्या है, रिग्रेसिव टैक्स में शुरुआत में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, बाद में जो टैक्स रेट है वो कम हो जाती है। 10 के बाद फिर 8% हो गया, 6%, 5%। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स कम देना पड़ रहा है, बट स्टार्टिंग में टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। रेट ज्यादा है, हालांकि अमाउंट कम बन रहा है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स बेस आपका बढ़ेगा आप पर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। डिग्रेसिव टैक्स में आप देख रहे हैं, ठीक है, पहले क्या है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ये सिस्टम चलता रहता है। तो 5, 6, 1, उसके बाद सीधे क्या हो गया, 7% हो गया। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोझ यहां पर चलता रहता है। और एक तरफ फिर आता है प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल का मतलब है आपका बेस कुछ भी हो, रेट सेम रहेगी। जैसे 10% की रेट से वसूला जा रहा है, तो 1000 है तो 100 रुपए दोगे, 10,000 है तो आप 1000 रुपए टैक्स दोगे। तो ये सिस्टम यहां पर बनाया गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब यह है जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी, तो 10, 15, 25%, तो 1000, 2000, 3000, तो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे आप ज्यादा टैक्स चुकाओगे। तो ये प्रोग्रेसिव है। भारत में इनकम टैक्स इसी के आधार पर लिया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज
ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है यानी कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है वो किस पर आधारित है? सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आप जानते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जब जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ती है। यानी कि मूल्य और आपूर्ति में डायरेक्ट यानी कि सीधा संबंध है। ये हमें बताता है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि आपूर्ति का नियम हमें यही बताता है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का ग्रेटर एम्फेसिस किस पर है? प्रोड्यूसर पर है, क्योंकि सप्लाई किसके हाथ में होती है? प्रोड्यूसर के हाथ में होती है। जो निर्माता है उसी के हाथ में सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूसर। आगे आते हैं, अगला प्रश्न। FCRA एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्टैंड्स फॉर। FCRA यानी कि जिसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। इसको एडमिनिस्टर्ड यानी कि इसको देख रेख, इसकी जो प्रशासित करने का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी बता सकते हो? FCRA। और ये अधिनियम अभी कुछ समय पहले चर्चा में भी था, इसके पहले भी चर्चा में रहा है। तो 1976 में ये अधिनियम आया था और इसका सही ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो 1976 में आया था, मैं यहां मेंशन कर देता हूं 1976। लेकिन इसको आगे क्या किया गया था? 1976 से, जस्ट अ मिनट, 1976 से इसको 2010 में क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये पावर देता है उन एनजीओज को, उन संस्थाओं को, जब इसके अंतर्गत जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड होंगी वही विदेशों से सहायता के रूप में पैसे ले सकती हैं, अदरवाइज वो पैसे नहीं ले सकती। तो अगर फॉरेन से कोई फंडिंग आपकी संस्था में आती है तो आपकी संस्था FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और ये कौन इसको एडमिनिस्टर्ड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि भारत का गृह मंत्रालय, जिसके वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। कैपिटल गुड्स रेफर्स टू गुड्स व्हिच। पूंजीगत वस्तु से तात्पर्य उन वस्तु से है जो पूंजीगत वस्तुएं होती, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को क्रिएट करने के काम में आते हैं। जैसे एक संस्थान में एक जो फैक्ट्री है वहां जो मशीनें लगाई गई हैं उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है। कैपिटल गुड्स से बेसिकली कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या है? दूसरे गुड्स को प्रमोट करने के, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम में आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो किसी भी फैक्ट्री की जो मशीनें वगैरह वहां पर लगी है ना, जो गुड्स और गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने के काम में आ रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे मेरे पीछे ये डिजिटल बोर्ड लगा है, ये डिजिटल बोर्ड इस समय प्रोड्यूस कर रहा है सर्विस, सहायता दे रहा है, मुझे आप तक डिलीवरी करने में सहायता दे रहा है। तो ये जो पीछे लगा हुआ पैनल है इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स। तो याद रखिएगा, हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन। तो यही है आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा बताइए, और जो भी आपके सजेशन हो वो सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सेशंस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जो भी आपके व्यूज हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सेशन पसंद आया, कैसा लगा, और क्या इसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।